हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिशा क्लासेस। आप सभी को पता है आज से मेगा मैराथन की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और मेगा मैराथन के सेशन में आज हम सबसे पहले बात करेंगे भारत की राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी में कुछ हम इम्पोर्टेंट चैप्टर को आज बात करेंगे यानी स्टार्टिंग के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में आज हम अपने पार्ट 1 के इंडियन पॉलिटी में बात करेंगे। और जो चैप्टर जिन पे हम बात करेंगे आज वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि आज हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी भाग 1 में सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। आगे हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे नागरिकता यानी सिटीजनशिप के बारे में। मूल अधिकार के बारे में भी हम बात करेंगे जो कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जिसे इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। मूल कर्तव्य जो कि हमारे आर्टिकल 51 के ए में है। इसके बाद हम बात करेंगे संविधान के संशोधन के बारे में। तो आज हम कुछ इन टॉपिक पे बात करेंगे। टॉपिक आप देख सकते हैं। और बात करने से पहले एक बार मैं आपको बता दूं, वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में आपके पास जितने भी ग्रुप हैं आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए। मैक्सिमम विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंचने का लक्ष्य रहना चाहिए। साथ में आपको अगर किसी भी चीज़ पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। इनमें हम बात करेंगे सबसे पहले कंपनी का शासन, उसके बाद हम बात करेंगे ताज का शासन। कंपनी का शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1600 ईस्वी में बनाई गई थी और 1608 में व्यापार करने ये भारत आई थी। और इसके बाद से आपको पता होगा ब्रिटिश कंपनी का वर्चस्व धीरे धीरे भारत के राजनीतिक, व्यापारिक, इसके साथ ही यहाँ के आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पूर्ण रूप से हो गया था। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कंपनी का शासन जो कि लगभग 1773 ईस्वी से लेकर के 1858 ईस्वी तक ये था। इसके बाद बात करेंगे हम ताज का शासन। ताज यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी अब ताज का मतलब होता है पूर्ण रूप से और प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन हो। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन के बारे में हम बात करेंगे और ये 1858 से लेकर के यानी जब भारत में सबसे पहले आपने सुना होगा और आपने पढ़ा भी होगा इतिहास में 1857 की क्रांति के बारे में। उसके बाद से ताज का शासन हुआ और ये 1858 से लेकर के 1947 जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब तक ये चला था। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन। और कंपनी के शासन में हम सबसे पहले बात करेंगे 1773 के बारे में। इससे पहले आखिर हम बात करेंगे कि आखिर संविधान क्या होता है, हम संविधान क्यों पढ़ते हैं, संविधान पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो संविधान आपको याद रखना है, सिर्फ मोटी मोटी बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये वीडियो केवल रिवीजन के तौर पर है और रिवीजन के लिए जितनी भी मैराथन वीडियो होती हैं वो वीडियो पूर्ण रूप से रिवीजन के लिए होती हैं। साथ ही आप उन्हें स्पीड करके देख सकते हैं। आपको याद रखना है आपके लिए वीडियो ये रिवीजन के तौर पर है। साथ ही मैराथन की जो वीडियो होती हैं वो आपके पास इसलिए होती हैं, आपके लिए इसलिए उपलब्ध कराई जाती हैं कि कम समय में आप मैक्सिमम सिलेबस को अपने ख़त्म कर सकें। तो सबसे पहले आखिर क्या होता है संविधान। आपको याद रखना है किसी भी देश का संविधान, कोई भी देश हो, जैसे भारत के अलावा मान लो ब्रिटेन का संविधान है, अमेरिका का संविधान है, रूस का संविधान है, चाइना का अपना संविधान है। तो जितने भी देश होते हैं, कोई भी देश हो गया, किसी भी देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था की वो बुनियादी साँचा ढांचा निर्धारित करता है। याद रखना है यानी जो मूल एकदम बिल्कुल मूल जो ढांचा निर्धारित करता है वो होता है संविधान। और इसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है यानी जनता का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन होता है। राज्य की विधायिका
साथ में कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करना है, उसकी शक्तियों की ये व्याख्या भी करता है और उनके दायित्वों का सीमांकन करता है संविधान। इसके साथ ही उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप के संबंधों का विनियमन भी करता है संविधान। तो आपको याद रखना है संविधान किस लिए होता है, संविधान के बारे में हम क्यों जानते हैं और किसी भी देश के लिए संविधान क्यों महत्वपूर्ण होता है। तो इसके बस छोटे तरीके हैं कि सबसे पहले संविधान उस देश के बुनियादी ढांचे का निर्धारण करता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि जैसे मान लो कोई देश है, अपना देश भारत है, तो यहाँ की जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, इनके जो अंग होते हैं, इनकी अंगों की स्थापना करता है संविधान। अब बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में। हमारे जो भारत का संविधान है, संविधान की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका जो शुभारंभ होता है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। इस संविधान द्वारा प्रशासक मंडल में वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल के रूप में तथा क्लैरिंग, मॉनसन, बर्बेल और फिलिप फ्रांसिस को परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का था तथा निदेशक बोर्ड की सिफारिश पर केवल ब्रिटिश सम्राट द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता था। इसमें कुछ फैक्ट हैं। अब यहाँ फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्ट क्या है? मद्रास तथा बंबई प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। यानी पहले क्या था, मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी, बंबई प्रेसिडेंसी अलग थी और बंगाल की प्रेसिडेंसी अलग थी। लेकिन 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उसमें यह किया गया कि मद्रास और बंबई की जो प्रेसिडेंसियां थी उनको बंगाल की प्रेसिडेंसियों के अधीन में कर दिया गया। यानी अब बंगाल की जो प्रेसिडेंसी है उसका जो प्रभुत्व है, उसकी जो शक्तियां हैं, वो मद्रास और बंबई के प्रेसिडेंट से ऊपर हो गई हैं, यानी ज़्यादा हो गई हैं। इसके अलावा बंगाल के गवर्नर जनरल को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। इस प्रकार वारेन हेस्टिंग्स, देखिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना भी की गई। यानी सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य न्यायाधीश थे। सर एलिजा इम्पे को उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। अब ये फैक्ट है, देखिए आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहले यानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बने उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन था या प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो कौन थे? एलिजा इम्पे। इसके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान समय में भारत में, यानी भारत की जो उच्चतम न्यायालय से हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आगे बात करते हैं संचालक मंडल। इसका कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया तथा अब 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अब अंशधारियों को, यानी जो शेयर धारक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनको संचालन चुनने का अधिकार दिया गया। इसके अलावा आता है अब बाद में पिट्स इंडिया अधिनियम। तो आपको मोटी मोटी चीज़ें रखनी है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके साथ ही सबसे पहले 1773 में कलकत्ता यानी बंगाल में पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और एलिजा इम्पे ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश चुने गए। तो ये फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखते हैं। अगला है पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। इसके कुछ मुख्य बिंदुआं हैं। जैसे इनकी मुख्य बिंदुओं में भारत में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। अभी हमने देखा था संचालक मंडल में 4 लोग थे, अब 1784 में 4 में से 1 कम होकर 3 हो गए हैं।
अगला है, कंपनी के भारतीय अधिकृत प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया, यानी जो कंपनी के अंडर में, जो कंपनी के अधीन में भारत के क्षेत्र थे 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम में उन्हें ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया। इंग्लैंड में 6 आयुक्तों यानी कमिश्नरों के एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना की गई, जिसे भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्र का पूरा अधिकार दिया गया। इसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना गया और इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाती थी। इसके 6 सदस्यों में से एक ब्रिटेन का अर्थमंत्री, दूसरा विदेश सचिव तथा 4 अन्य सम्राट द्वारा प्रिवी काउंसिल के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के मामलों में सुनवाई के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। 1773 में सुप्रीम कोर्ट बना था, कहाँ पे? कलकत्ता में। लेकिन 1784 में इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ये जो कोर्ट इंग्लैंड में बना था, इसमें अंग्रेज के जो अधिकारी थे, अंग्रेज के अधिकारियों के मामलों की सुनवाई करनी थी, यानी स्पेशल विशेष रूप से अंग्रेज के अधिकारियों के मामलों को सुनवाई के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की गई 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। अगला आता है 1813 का चार्टर अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब फैक्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहले, ये पहला फैक्ट नहीं है, फैक्ट आगे है, ये थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि है। कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने, यानी अब 1873 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ था कि जो कंपनी का एकाधिकार था, हुआ क्या था कि हर 20 साल के लिए, जैसे क्या था, सबसे पहले 1773 में आया, फिर 20 साल के लिए कंपनी के एकाधिकार को बढ़ा दिया गया 1793 तक। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, 1793 से 1813 हुआ। 1813 में दोबारा चार्टर अधिनियम आया। 1833 तक कंपनी के एकाधिकार को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कंपनी का जो एकाधिकार था 1813 के चार्टर अधिनियम में, उस कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए साथ में ईसाई मिशनरी जो थे, जो कि मतलब जो ईसाई धर्म के मुख्य रूप से प्रसारक थे और प्रचारक थे, उन्हें ईसाई में, जैसे हमारे हिंदू में क्या होता है, हिंदू धर्म के लोग होते हैं तो उन्हें लोग कहते हैं पंडित, लोग कहते हैं शास्त्री, आचार्य। तो उसी तरीके से जैसे बौद्ध में किसी बौद्ध के धर्म को जो प्रसार करते हैं उन्हें कहते हैं बुद्धिज्म, उस तरीके से जो लोग ईसाई के धर्म को प्रसार करते हैं उन्हें कहते हैं ईसाई मिशनरी। तो ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में धार्मिक सुविधाओं की मांग, लॉर्ड बेलेजली की भारत में आक्रामक नीति तथा कंपनी की शोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। इसकी क्या मुख्य बातें हैं? सबसे पहले, कंपनी का भारत में जो व्यापार होते थे कंपनी द्वारा, आपने सुना नहीं होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भी भारत में 1773 या 1757 की प्लासी और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में जब इलाहाबाद से संधि हुई थी, उसके बाद पूर्ण रूप से कंपनी का एकाधिकार हो गया भारत में और भारत के मार्केट में। अब क्या था कि अब यहाँ से केवल कंपनी ही भारत से व्यापार करती थी, और जब कंपनी ने अपने व्यापार का वर्चस्व स्थापित कर लिया तो कंपनी ने अब धीरे धीरे भारत में उसकी प्रशासनिक के साथ साथ आर्थिक क्षेत्रों में भी छेड़छाड़ करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ यही चीज़ है कि जो कंपनी का एकाधिकार था व्यापार करने का, उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन से व्यापार और चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। अब आपको चाय और चीन इन दोनों से याद रखना है कि चीन और चाय इन दोनों पर, यानी चीन से व्यापार और चाय का व्यापार, अभी भी कंपनी के लिए एकाधिकार था। ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। भारतीयों की शिक्षा के लिए सरकार को प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का निर्देश दिया गया। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? 1813 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चीन और चाय का व्यापार, भारत में मिशनरी आए और मिशनरियों ने ईसाई धर्मों का प्रचार करना शुरू किया और
कंपनी को अगले 20 वर्षों तक भारत में व्यापार करने का अधिकार दोबारा दे दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे 1813 के चार्टर अधिनियम के फैक्ट। अब हम बात करेंगे 1833 के चार्टर अधिनियम की। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे ये, क्योंकि इसमें सबसे पहले जो बंगाल का जनरल था अब उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो 1833 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई तथा महाराष्ट्र, मध्य भारत यानी जो वर्तमान समय का मध्य प्रदेश है वो, पंजाब, सिंध, ग्वालियर, इंदौर आदि पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। इसी प्रभुत्व को स्थापित और इसको अस्थायित्व प्रदान करने के लिए 1833 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया। इसमें क्या था? कंपनी के चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर उसे पूर्णतः प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बना दिया गया। देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं बिल्कुल होना है। 1813 में क्या था? 1813 में कंपनी को चीन और चाय का व्यापार इसके लिए एकाधिकार दिया गया, लेकिन 1833 में इस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया और संपूर्ण भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। फलस्वरूप 1843 में भारत में दास प्रथाओं की समाप्ति की घोषणा की गई। ये कुछ भारत के सामाजिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में जो कुरीतियाँ चल रही थी, दास प्रथा की, सती विवाह की, बाल विवाह की, सती प्रथा की, इन सब चीज़ों को समाप्त करने का इसमें कदम उठाया गया। और सबसे पहले क्या किया गया कि दास प्रथा जो थी उसके लिए एक कानून आया था 1833 के चार्टर अधिनियम में। कुछ और मुख्य बातें हैं, जैसे इस अधिनियम द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि कंपनी के प्रदेशों में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर कंपनी के किसी पद से जिसके लिए वो योग्य है हटाया नहीं जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा कलर बदल लूँ फिर आपको दिखाऊंगा। देखिए, ये कुछ है कि इनको हटाया नहीं जाएगा। दूसरी बात ये की गई कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया और मद्रास और बम्बई के जो परिषद थे उनके कानून बनाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी अब केवल अगर कानून कोई बनाएगा तो वो बंगाल की जो परिषद है वही बनाएगी। 1853 का चार्टर नियम आया 20 साल बाद। इसमें क्या था? तो इसमें यह था कि सबसे पहले इसको आने का रीज़न था कि 1853 का राजपत्र भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि इसके बाद में 1857 की क्रांति होती है। ये अधिनियम मुख्यतः भारतीयों की ओर से कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग तथा तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। लॉर्ड डलहौजी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, आपको इनके बारे में जरूर याद रखना है। इनके द्वारा कई सारे भारत में कदम उठाए गए थे जो भारत के वर्तमान आर्थिक और सामाजिक साथ में प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था। जैसे इन्होंने सबसे पहले रेल की स्टार्टिंग की, यानी भारत में रेल मुंबई से लेकर ठाणे के बीच में 1853 में इन्होंने चलवाया था। इसके बाद इनकी एक नीति थी जिसका नाम क्या था? व्यापकगत का सिद्धांत। आपको इसके बारे में जरूर रखनी है। इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के भारतीय शासन को समाप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। यानी अब जो ब्रिटिश संसद थी वो भारत के शासन को समाप्त करने के ऊपर अधिकार जमा कर बैठ गई थी। कार्यकारिणी परिषद के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य का दर्जा प्रदान किया गया। बंगाल के लिए पृथक गवर्नर की नियुक्ति की व्यवस्था भी की गई और गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के उपाध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार भी दिया गया। विधायकी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। निरीक्षक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई। ये इंपॉर्टेंट है, प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। प्रतियोगी परीक्षा की परीक्षा। इसके बाद क्या है? भारतीय विधि आयोग को की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए इंग्लैंड में विधि आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। आपको तीसरा रखना है, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था की गई सबसे पहले 1853 के चार्टर एक्ट में।
अब यहाँ से शुरू होता है ताज का शासन। अब तक हमने क्या पढ़ा? कंपनी का शासन। ये कब से कब तक था? 1773 से लेकर के आपको याद रखना है 1857 यहाँ तक था। 58 से हम शुरू पढ़ेंगे ताज का शासन, यानी अब सीधा सीधा कंपनी का शासन हो जाएगा भारत में। तो 1857 से पढ़ेंगे 1947 तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम। भारत में कंपनी के शासन को समाप्त करके शासन का उत्तरदायित्व ब्रिटिश संसद को सौंप दिया गया, क्योंकि इससे एक साल पहले ही भारत में 1857 की क्रांति पनप गई थी और दोबारा से ऐसी कोई क्रांति ना फूटे, इसको रोकने के लिए अब पूर्ण रूप से ताज का शासन भारत पर हो गया था। इसीलिए 1857 का भारत शासन अधिनियम आया था। अब भारत का शासन ब्रिटिश सामग्री की ओर से राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई और यहीं से होते हैं शुरू वायसराय और यहीं शुरू होते हैं सचिव। भारत के गवर्नर जनरल का नाम वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि कर दिया गया तथा उसे भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य किया गया। भारत मंत्री को वायसराय से गुप्त पत्र व्यवहार तथा ब्रिटिश संसद में प्रतिवर्ष भारतीय बजट पेश करने का अधिकार भी दिया गया। कंपनी की सेवा को ब्रिटिश शासन के अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय बने लॉर्ड कैनिंग। ये फैक्ट है, लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे। कुछ और बीच बीच में अधिनियम आए थे, जैसे भारत परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 और भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो 1909 हम पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्ले मिंटो सुधार। आइए शुरू करेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या मार्ले मिंटो सुधार। क्या था ये? इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। पहली बार देखिए, जब कहीं भी किसी भी फैक्ट में आए पहली बार या प्रथम बार, तो उस पर आपको फोकस करना है। यहां भी है पहली बार। तो पहली बार क्या हुआ था? पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया, यानी पहली बार किसी के लिए पृथक निर्वाचन यानी अलग से निर्वाचन की बात की गई थी। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार भी दिया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा, देखिए प्रथम आया है तो कौन थे? प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति हुई है। फैक्ट है, आपको याद रखने हैं। विधायिका के कार्यक्षेत्र में विस्तार भी किया गया। साथ में सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वह थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंध और देसी रियासतें। आपको कूट दे सकता है। देखिए, आप जब एग्जाम में जाएंगे तो आपने देखा होगा एग्जाम में कूट के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। तो यह आ सकता है कि कौन से ऐसे विषय थे जिनको विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था। तो वो थे, सबसे पहले था सशस्त्र सेना, दूसरा था विदेश संबंध और तीसरी थी देसी रियासतें। अब ये था 1909 का। 1909 में सिर्फ आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की जो मांग की गई थी, उस पृथक निर्वाचक मंडल को उसकी मांग को स्वीकृति कर दिया गया। यानी सबसे पहले 1909 में ही पृथक निर्वाचन की बात की गई थी और ये बात की गई थी सिर्फ मुसलमानों के समुदाय के लिए। अगला हम पढ़ेंगे अब भारतीय परिषद अधिनियम 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद, जिसे उच्च सदन कहा गया, तथा विधानसभा, जिसे निम्न सदन कहा गया, अब द्विसदनीय विधानमंडल बनाया गया। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया। सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से
किया जाना था। मताधिकार का विस्तार भी किया गया। निर्वाचक मंडल के लिए आर्ताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी, यानी जो ये आधारित थी, जो ये बेस थी, ये सांप्रदायिक समूह पे थी। कोई भी निर्वाचक मंडल जब बना तो सांप्रदायिक समूह हो, साथ में अपने निवास और संपत्ति के आधार पर बना था, यानी संपत्ति कैसी वहाँ की। 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, दैद यानी द्वैध, जिसे हम कहते हैं डुअल, तो डुअल शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई। प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांटा गया। सबसे पहला विषय था सुरक्षित विषय और दूसरा था हस्तांतरित विषय। सुरक्षित सूची के विषय गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में थे और वो इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। हस्तांतरित विषय ये भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों से होती थी। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्ष बाद द्वैध शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों की व्यावहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक आयोग ने गठन की व्यवस्था की और इसी प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन आयोग, जिसको साइमन कमीशन लेके आया था, और 1928 में इसी साइमन कमीशन की वजह से ही लाहौर में लाला लाजपत राय के ऊपर लाठी पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई थी। नवंबर में और दिसंबर में इसका बदला लिया था, आपको याद है? आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कौन सी वो क्रांतिकारी थी जिन क्रांतिकारियों ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लिया था। अब हम बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे तो कभी भूलना ही नहीं है, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि जो हमारा वर्तमान का संविधान है, वर्तमान के हमारे संविधान में 395 अनुच्छेदों में से लगभग 1/3 अनुच्छेद और लगभग 10 से लेकर के मैं आपसे कहूँगा 15 तक ले लो मैक्सिमम, यानी जो भाग हैं और जो अनुसूचियां हैं 1/3 अनुसूचियां, वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ली गई हैं। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी। कितनी थी? 321 टोटल। इस अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान थे वो कुछ इस प्रकार थे। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को शामिल करना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेश यानी जो राजा थे उनकी इच्छा पर निर्भर था। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया। 1935 में विभिन्न विषयों की 3 सूचियां बताई गई। सबसे पहला संघीय सूची, दूसरा प्रांतीय सूची और तीसरा समवर्ती सूची, इसे हम आज कहते हैं। सबसे पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती सूची। 1919 के अधिनियम द्वारा जो दैत्य शासन प्रांतों में लागू किया गया था उसे केंद्र में लागू किया गया। केंद्रीय सरकार के विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। इसके बारे में हमने पढ़ा है। केंद्र में द्विसदनात्मक की जो विधायिका है उसकी स्थापना भी की गई। सबसे पहला राज्य परिषद यानी उच्च सदन और दूसरा केंद्रीय विधानसभा यानी निम्न सदन। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता के सिद्धांत को भी 1935 में स्वीकार किया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भी दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वो एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। तो ये आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। और इसके बाद देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसी अधिनियम के अधीन बर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार, बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, और उड़ीसा तथा सिंध यानी सिंधु नाम से 2 नए प्रांत भी बना दिए गए। इसके अलावा इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक, जिसे हम कहते हैं भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI, और एक संघीय न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। अब अगला है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो 1935 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फैक्ट आपको पता है, आप फैक्ट को रिवाइज कर लीजिए। आपको पता है फैक्ट क्या है, छोटे छोटे फैक्ट आपको जरूर याद रखने हैं। जैसे कि
एक संघीय न्यायालय हो गया, एक संघीय बैंक हो गया, कितने यहाँ से अनुच्छेद हो गए, 1/3 नहीं पूरे 2/3 अनुच्छेद यहाँ से लिए गए थे वर्तमान के संविधान के निर्माण में। अगला हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख को निश्चित किया गया। पहला चीज़ आपको पता है 15 अगस्त को भारत का डिवीज़न हुआ था, तो ये पहला फैक्ट यहाँ से। दूसरा ये है इसमें भारत का क्षेत्रीय विभाजन भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल एवं पंजाब में दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव भी किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित किए गए। पूर्वी बंगाल यानी वर्तमान समय का बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल और असम के सिल्हट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। भारत में महामहिम की सरकार यानी हिज मैजेस्टिक्स गवर्नमेंट का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों पर महामहिम का अधिकार 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1947 यानी 15 अगस्त 1947 को जो ब्रिटिश का शासन है भारत पर वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी एक में शामिल हो सकती थी। स्वेच्छानुसार था कि आप कौन सी क्षेत्र में भारत में या पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे, ये आपके ऊपर स्वेच्छानुसार निर्भर है, आप उसमें शामिल हो सकते हैं। अगला कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आगे देखते हैं। ये वैसे आपके लिए सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बता दूं जो भी बच्चे डीप स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि जो बच्चे पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ये उनके लिए है। बाकी रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए इतना बेसिक जो डीप यहाँ बताया गया है इतना बेसिक उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उनके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ फैक्ट, तो आपको फैक्ट याद रखने हैं, साथ में स्टैटिक पोर्शन को भी आपको याद रखना है। अगला हमारा आता है संविधान का निर्माण, दूसरा टॉपिक है संविधान का निर्माण। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, जिनमें हमने कई सारे अधिनियम और चार्टर एक्ट को देखा। अब हम बात करेंगे संविधान के निर्माण के बारे में, जहां हम बेसिक चीज़ों के साथ साथ फैक्ट को भी डिस्कस करेंगे। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, सबको पता होगा। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946, कब डेट है? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसके तत्काल बाद दो देश भारत और पाकिस्तान, यानी जो मुख्य रूप से भारत था उसको दो देशों में, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड किया गया। संविधान सभा ये भी दो हिस्सों में बढ़ गई और सबसे पहला हुआ भारत की संविधान सभा, दूसरी हुई पाकिस्तान की संविधान सभा। तो पाकिस्तान की संविधान सभा हमें पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना है भारत की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा लागू हुआ। यानी संविधान सभा के द्वारा बनाया गया संविधान था वो पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इससे 2 दिन पहले, कब? 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति भी चुना गया था। इसी दिन 26 जनवरी की बात हो रही है, हम इसी यानी संविधान जब स्टार्ट हुआ था इसी की याद में 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में वर्तमान समय में केवल 470 अनुच्छेद, ये मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। देखिए, अगर आप एम लक्ष्मीकांत की बुक उठाएंगे, एम लक्ष्मीकांत में अभी भी आपको 395 अनुच्छेद मिलेंगे, लेकिन जो संशोधन हुए हैं उसके बाद में वर्तमान में भारत में अनुच्छेदों की संख्या लगभग 470 के आसपास की है। इसके अलावा 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। आप 22 भाग पढ़ते होंगे, लेकिन अब वर्तमान में 25 भाग भारत के अनुच्छेद यानी भारत के संविधान में हो गए हैं। परंतु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और कुल 8 अनुसूचियां शामिल थी। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या हो गई है 12। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले भाग के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे जो हमारी अनुसूचियां उनके बारे में 12।
लेकिन अनुच्छेद हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अनुच्छेद बहुत बड़ा है, इसको हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान के भाग में सबसे पहले 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। भाग देखते हैं कौन कौन से हैं। भाग 1 ये अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में है, जिसमें है संघ और उसके क्षेत्र के बारे में। दूसरा है नागरिकता, ये है अनुच्छेद 5 से 11। दूसरा है मूलभूत अधिकार यानी हमारा मौलिक अधिकार 12 से लेकर के 35 तक। अगला है चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है अनुच्छेद 36 से 51 तक। और भाग 4A नया जोड़ा गया स्नोट सिंह समिति द्वारा, और ये 51A में है जहाँ पे हमारे मूल कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला है भाग 5, और भाग 5 में संघ यानी हमारी जो केंद्रीय वर्तमान समय की जो हमारी केंद्रीय मंत्रिमंडल है, जो हमारी संघ है यानी जो हमारा केंद्र है, संसद है, उस सब का वर्णन, जो हमारी कार्यपालिका है, जो हमारी विधायिका है, उन सभी का वर्णन है अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक। अगला है भाग 6, और भाग 6 में राज्यों के बारे में प्रावधान किया गया है, और ये विवरण है अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक। भाग 7 में है संविधान, जो कि 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा हुआ था, लेकिन ये 238 में है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र, और ये अनुच्छेद 239 से 242 तक है। भाग 9 में है पंचायत, और पंचायत 243 से 243 ओ तक है। 9A ये भी नया छोड़ा गया है 1973 में 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका जोड़ी गई, और ये है अनुच्छेद 243P से लेकर के 243ZG तक। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच में संबंध, ये है 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्त है, संपत्ति है, संविदाएं हैं और वाद और विवाद हैं, और ये कहाँ हैं? ये हैं अनुच्छेद 264 से 300A तक। 300A में जोड़ा गया है क्या? आपको बहुत बहुत याद रखना है। 300A में जोड़ा गया है संपत्ति का अधिकार, जो कि सबसे पहले जब संविधान मूल रूप से बना था 1949 में यानी 1949 में, तब ये था अनुच्छेद 31 में, लेकिन इसे बाद में अनुच्छेद 31 से हटा करके 300A में रखा गया। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14A में है अधिकरण, और भाग 15 में है निर्वाचन, जो कि 324 से लेकर के 329 तक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, जो कि अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक है। भाग 17 में है राजभाषा। देखो राजभाषा कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपसे कोई पूछ ले तो हिंदी क्या है, या भारत में राज्यभाषा है कि राजभाषा है, तो भारत में राजभाषा होती है ना कि राज्यभाषा होती है, और ये अनुच्छेद 343 से 351 तक का है। भाग 18 में है आपात उपबंध यानी इमरजेंसी के बारे में, जो कि 352 से लेकर 360 तक है। भाग 19 में है प्रकीर्ण, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 20 में संविधान की संशोधन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आर्टिकल 368 साथ में 369 में भी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाग 20। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, और भाग 22 में है संक्षिप्त नाद प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। अब हम स्टार्ट करेंगे अनुसूचियाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुसूचियाँ 12 होती हैं, 12 अनुसूचियाँ वर्तमान समय भारतीय संविधान में हैं, और इनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। भारत के मूल संविधान में मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, यानी जब संविधान बना था तो भारत के संविधान में केवल 8 अनुसूचियों का विवरण था, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985, और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992, और यह आप यहाँ थोड़ा कटिए 1992 नहीं है 1993 है, और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा सम्मिलित की गई है। अब एक एक करके देखते हैं। पहली अनुसूची में क्या है? तो पहले अनुसूची में है संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में किया गया है जितने भी मुख्य पदाधिकारी हैं उनके बारे में, और उनके वेतन और भत्तों के बारे में। राष्ट्रपति हो गया, साथ में उपराष्ट्रपति हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर हो गया, कोई भी मिनिस्टर हो गया, तो इन सभी के जो भी
आपका जो पीठासीन अधिकारी हो गया, तो ये राज्यपाल हो गए, इन सभी के जो वेतन और भत्तों का वर्णन है वो दूसरी अनुसूची में है। और तीसरी अनुसूची में जितने भी व्यवस्थापिका के सदस्य और मंत्री होते हैं उनके शपथ और उनके प्रतिज्ञान के बारे में वर्णन है। चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी सीटों का जो आवंटन होता है किसी राज्य और संघ शासित प्रदेशों के बीच में, उनका वर्णन है चौथी अनुसूची में। पांचवी में है अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से। छठवीं में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए छठी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल में छठी अनुसूची काफ़ी चर्चा में रही थी क्योंकि लद्दाख को अब छठवीं अनुसूची में रखने के बारे में मांग की जा रही है। अभी तक केवल 4 हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इन 4 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है छठवीं अनुसूची की तरह, और इनमें जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं उनके प्रशासन के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में है विषय, यानी सातवीं, देखिए ये आपको ये सातवीं सूची में सिर्फ मोटा मोटा याद रखना है, राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है उनका वर्णन है सातवीं सूची में, और ये विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के माध्यम से होता है। यानी शक्तियों का जो विभाजन है वो सातवीं सूची में है। आठवीं सूची में है भाषाओं का वर्णन। नौवीं में है भूमि सुधार नियम, इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन। 10वीं में है दल बदल कानून। 11वीं में है पंचायत और 12वीं में है नगर पालिका। संविधान की प्रस्तावना, इसके बारे में बात करते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है इसमें, तो इसमें कहा गया हम भारत के लोग, यानी हम सब भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने यानी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को, जो कि उस समय का विक्रम संवत जो भी था, उसको एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो देखिए आपको पूरी प्रस्तावना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। आपको याद क्या करना है, आपको जो इसके बीच में शब्द हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द हैं, सबसे पहला है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, सामाजिक विचार, आर्थिक विचार और राजनीतिक विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। इसके अलावा 3 और हैं, एक है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये कुछ शब्द हैं, यानी ये है टर्मिनोलॉजी, जिसे हम कहते हैं टर्मिनोलॉजी। तो आपको संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें केवल टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना है, और जो ये शब्द हैं इनको आपको याद रखने हैं। पूरी प्रस्तावना आपको याद रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। के मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली नाम दिया। फैक्ट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से थे, देखिए शब्द है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये शब्द आपको याद रखने हैं। अब बात करेंगे हम थोड़ा सा भाग 4 के बारे में। देखिए यहाँ पे मैंने आपको मौलिक अधिकार के बारे में नहीं बताया, डीपीएसपी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा। क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखिए अगर आपको ज़्यादा दे देंगे एक दिन में, तो आपको पता है, मुझे पता है, आप लोग बहुत देर बैठने वाले नहीं हैं। मैं आपको एक दिन में पूरे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे दे सकता हूँ, लेकिन आपको प्रॉपर रिवीजन करना है।
तो अगले पार्ट में मैं आपको मेन जो फैक्ट हैं, जैसे संसद हो गया, साथ में आपका पूरा 12 से 35 का मोटा मोटा मौलिक अधिकार हो गया, इसके बाद हम इमरजेंसी हो गई, तो जो इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में बात करेंगे। फिलहाल भाग 4 में क्या है, तो भाग 4 में हमारा भाग 4 के काम है। वैसे भाग 4 में आपका क्या है आप बताइए, आप कमेंट कीजिए नीचे, कमेंट कीजिए, बताइए भाग 4 में क्या है। फिलहाल हम भाग 4 के ए के बारे में बात करेंगे, जो कि मूल कर्तव्यों को ये प्रदर्शित करता है। मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं थे, यानी जब संविधान बना था तो मूल कर्तव्यों की कोई भी व्याख्या नहीं की गई थी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में मूल कर्तव्य जो कि 10 थे उनको जोड़ा गया, और ये रूस से प्रेरित होकर जोड़े गए थे, तथा संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51A यानी 51A में इसे रखा गया। वर्तमान में ये 11 हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। बात करें कितने हैं, 11 वर्तमान के मूल कर्तव्य हैं, तो हम 11 के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला क्या है, पहला मूल कर्तव्य ये है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा क्या, कि वो संविधान का पालन करे, यानी जो तुम्हारा संविधान है उसका वो पालन करे, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर भी करे। इसके अलावा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे। देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने का, यानी जब उनसे आह्वान किया जाए तो उस पर वो राष्ट्र की सेवा करे। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की, यानी भाईचारे की भावना हो, उसका निर्माण करे। जो धर्म, भाषा, प्रदेश और वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, यानी दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, यानी उसकी सुरक्षा करे। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्यजीव आदि सब आते हैं, उनकी भी रक्षा करे और उसका संवर्धन करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव वो रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का वो विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। यदि माता पिता या संरक्षक हैं, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक आयु वाले अपने यथाशक्ति बालक या प्रतिपालक के लिए शिक्षा का अवसर ये प्रदान करें। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाला। ये लास्ट वाला आपको याद रखना है, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और इसमें यह कहा गया कि 6 से लेकर के 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनके लिए शिक्षा का अवसर उनके माता पिता या संरक्षक प्रदान करें, ये उनका कर्तव्य है। तो ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था, अनुच्छेद 368 में भारत में जो संविधान का संशोधन होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं, उनके बारे में प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 368 में। तो उसके अंतर्गत कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे अगर मान लो कि आपके संसद 2 प्रकार की होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। फिलहाल आप जानिए, संसद जो होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है राज्यसभा, दूसरी होती है लोकसभा। लोकसभा ये निम्न सदन है, ये विघटित हो सकती है, लेकिन राज्यसभा ये उच्च सदन है, और राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा, देखो, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है। अगर आपने ये पढ़ा होगा कि राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइए। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल नहीं होता है, सॉरी, राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन जो राज्यसभा है वो अस्थाई सदन है। क्या है? अस्थाई सदन है। वो अस्थाई है, उच्च है, इसलिए उसका विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है।
और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, जो कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया, भारतीय संविधान का संशोधन भारत के संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर अनुच्छेदों के अंतर्गत 368 की बात नहीं कर रहा है, यहाँ बात कर रहा है भारत का संविधान है उसके संशोधन के बारे में। एक संशोधन के प्रस्ताव की शुरुआत संसद में होती है, जहाँ इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है। यानी मान लो राज्यसभा हो गई, लोकसभा हो गई, अगर लोकसभा को किसी भी संविधान में संशोधन करना है, किसी भी अनुच्छेद में संशोधन करना है, जैसे कि अभी हाल में आपको पता होगा 2019 की बात है, जम्मू कश्मीर को जब एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी में यानी संघ केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया, संघ शासित केंद्र प्रदेश में, उसमें क्या था कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं इनको बदलने के लिए आपको सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा, मान लो लोकसभा में आपको एक बिल का प्रस्ताव पारित करना होता है। इसके बाद जब किसी भी एक सदन के 2/3 जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जब वो पारित हो जाए, तब वो दूसरी जो मान लो अगर लोकसभा से हो गया तो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में हो गया तो लोकसभा में जाएगा, वहाँ से पारित होने के बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति जब उस पर साइन करेगा तब वो बिल नहीं रहता, तब वो एक कानून बन जाता है जिसे हम कहते हैं अधिनियम। यानी जब प्रस्ताव कोई पारित होता है तो वो सिर्फ मात्र बिल रहता है, मात्र बिल रहता है, लेकिन जब दोनों सदन और राष्ट्रपति की उस पर सहमति हो जाती है तब वो बिल नहीं रहता, तब वो ये कानून बन जाता है। तो उसी की बात ये कर रहा है कि जहां इसे एक बिल के रूप में पेश किया जाता है, भारतीय संविधान में अब तक 124 बार संशोधन किया जा चुका है। ये लेटेस्ट है, कितना हुआ है अभी तक भारत का जो संविधान है उसमें 124 बार संशोधन किया गया है। कितने? 124 बार। तो शायद आज के लिए इतना ही है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी होती है, शायद आप वीडियो में बोर होते हैं, तो आज के लिए शायद इतना ही है। लेकिन अगले बार पार्ट 2 में हम कल हाजिर होंगे और कल हम बात करेंगे इनके अलावा, जैसे मौलिक अधिकार के बारे में हम बात करेंगे जो कि 12 से 35 तक है। पूरे हम बात करेंगे लोकसभा, राज्यसभा यानी पूरी पार्लियामेंट के बारे में हम बात करेंगे, कार्यपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में, विधायिका के बारे में। इसी तरीके से हम राज्य की जो कार्यपालिका है उसके बारे में, राज्य की जो विधायिका है उसके बारे में, साथ में किन किन राज्यों में वर्तमान समय विधानसभा उनके बारे में बात करेंगे, विधान परिषद है उनके बारे में बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम कल आपसे बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एडी स्टार क्लास को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।